इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 पृष्ठ रसायन की, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। तो चैप्टर नंबर 5 पृष्ठ रसायन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम सरफेस केमिस्ट्री। तो पहले पृष्ठ रसायन होता क्या है, यानी हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पृष्ठ रसायन। जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, कम से कम आपको ये तो पता नहीं चाहिए, यानी इस चैप्टर के बारे में हम किसके बारे में बात करेंगे, क्या चीज सीखेंगे, क्या पढ़ेंगे। जब आपको ये पता होगा तो आपको चैप्टर पढ़ने में क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। तो पृष्ठ मतलब होता है आपका सतह। तो पृष्ठ जो है, पृष्ठ का मतलब होता है आपका सतह। तो पृष्ठ आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो किसी वस्तु का बाहर का पृष्ठ होता है और एक भीतर का पृष्ठ होता है। जैसे हम बात करें, जैसे ये कोई पदार्थ है आपका, ये कोई आपका क्या है, पदार्थ है, या आप कोई सा वस्तु कह सकते हैं। तो आपका जैसे ये कोई पदार्थ या वस्तु है, तो इसके हम पृष्ठ की बात करें, पृष्ठ मतलब सतह। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर की सतह ये है ऊपर वाली, और एक इसकी भीतरी सतह। तो जो पृष्ठ होता है वो दो होते हैं, एक होता है ऊपर का, एक होता है अंदर का। तो एक ऊपरी सतह होती है, एक होती है आपकी भीतरी सतह। जैसे मार्कर का खोल है, ये इसकी ऊपरी सतह है और भीतरी सतह इसके अंदर वाली। तो हर चीज की दो सतह होती है, एक ऊपरी और एक भीतरी। जैसे मेरा हाथ है, इसकी दो सतह हैं, एक तो ऊपर की सतह हथेली की, और एक इसके अंदर की, इसके अंदर जो इसके पीछे की सतह होगी वो क्या होगी, इसकी भीतरी सतह होगी। इसी तरीके से ये कोई वस्तु है, इसकी एक तो ऊपर की सतह होगी आपकी और एक की होगी भीतर की सतह। तो कोई भी पदार्थ हो उसकी दो सतह होती हैं, एक होती है आपकी ऊपर की सतह और एक होती है भीतर की सतह। तो चैप्टर नंबर 5 है, उसका नाम है पृष्ठ रसायन। तो पृष्ठ रसायन किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोई पदार्थ हो या वस्तु हो, उसकी ऊपर सतह पर होने वाली घटनाएं और उसकी भीतरी सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, वो आपकी पृष्ठ रसायन कहलाती है। यानी आपकी ये वस्तु है, वस्तु की कुछ घटनाएं ऊपर होती हैं, यानी ये पदार्थ है, जो घटनाएं इसकी सतह के ऊपर घटती हैं, इसके ऊपर होती हैं, ये इसके ऊपर जो घटनाएं हो रही हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऊपरी सतह पर होने वाली घटनाएं, ऊपरी पृष्ठ पर होने वाली घटनाएं, और एक इसकी घटना इसके भीतरी पृष्ठ पर होंगी, तो भीतरी पृष्ठ या भीतरी सतह पर होने वाली घटनाएं। तो पृष्ठ रसायन में हम क्या पढ़ेंगे, आपके समझ में आ गया होगा कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी ठोस या द्रव की जो पदार्थ होते हैं, आपके जो ठोस या द्रव पदार्थ होते हैं, उनकी ऊपरी सतह पर होने वाली घटनाएं या उनके भीतर जो घटनाएं होंगी, जो घटनाएं घटेंगी, उनका अध्ययन किया जाता है, उन्हें हम पृष्ठ रसायन कहते हैं। और पृष्ठ मतलब सतह होता है, हर किसी का पृष्ठ होता है, इसका ये ऊपरी पृष्ठ हो गया और इसके अंदर का जो होगा खोलेंगे वो क्या होगा, भीतरी पृष्ठ होगा। तो चैप्टर नंबर 5 है पृष्ठ रसायन, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में सरफेस केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन, परिचय पढ़ते हैं इसके बारे में। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस या द्रव तो ठोस या द्रव की सतह, तो यहां पर आपने गौर किया, यहां पर ठोस या द्रव की कह रहा है, गैस क्यों नहीं किया, क्योंकि गैस की कोई सतह नहीं होती। अब मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, सांस ले रहा हूं, ऑक्सीजन गैस ले रहा हूं, तो इसकी सतह है कोई, मुझे दिख रही है, ये सतह है ऑक्सीजन की, ये सतह है या ये सतह है गैस, कोई दिख रही नहीं है, तो इसकी कोई सतह नहीं है, इसलिए हमने गैस को लिया। सतह हम दो चीजों की देख सकते हैं, एक ठोस जैसे लोहा है, लोहे की ऊपरी सतह दिख रही है, ये मार्कर है प्लास्टिक है, इसकी ये भी क्या ठोस है, इसके ऊपर की देखें, इसके ऊपर की सतह दिख रही है, भीतरी सतह दिख रही है। द्रव माना पानी है, पानी की ऊपरी सतह दिख रही है, नीचे की सतह दिख रही है, लेकिन गैस की सतह कहां से देखेंगे, इधर सतह है कि इधर सतह है, तो गैस की कोई सतह दिखती नहीं है, इसलिए गैस को हम लेते नहीं है। बस गैस को देख सकते हैं किसी चीज के ऊपर चिपके हुए, यानी गैस की कुछ सतह नहीं है, लेकिन गैस किसी चीज के ऊपर चिपक कर अपनी सतह दिखा सकती है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस या द्रव की सतह या अंतरापृष्ठ की सतह पर होने वाली विभिन्न परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब गैस की सतह की बात आ रही है, तो एक एग्जाम्पल देता हूं। गैस की सतह देखना है तो आपको महसूस हो जाएगी गैस की सतह है, जैसे हथेली है, सिलेंडर की गैस को लीक कर दिया तो हथेली पर ठंडी ठंडी से लगी, एक हल्की सी परत जम जाएगी हथेली के ऊपर भी उस गैस की, तो वो क्या हो गई, गैस की सतह हो गई, और ठंडा महसूस रहा है तो हमें क्या पता ये गैस है। तो आपके समझ में आ गया होगा। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस या द्रव की सतह कौन सी है, ऊपर वाली सतह हो सकती है या अंदर वाली हो सकती है। तो ठोस या द्रव की सतह या अंतरापृष्ठ की सतह, तो मैंने बताया था आपको सतह दो प्रकार की होती है, एक तो आपकी ऊपरी सतह होती है जो ऊपर दिख रही है आपको, और एक भीतरी सतह। हर चीज की दो सतह होती है, जैसे इस मार्कर की ऊपरी सतह और एक इसके अंदर की सतह, मेरी हथेली की ऊपरी सतह और इसके अंदर की सतह। तो हर चीज की आपकी दो सतह होती हैं, जो ऊपरी सतह है, सतह यानी ऊपरी सतह, और अंतरापृष्ठ यानी अंदर वाली सतह, ये आपका कोई चौकोर
वस्तु या पदार्थ है, इसकी ऊपरी सतह ये और अंदर की सतह कौन सी, ये वाली सतह, ये अंतरपृष्ठ की सतह यानी पृष्ठ के अंदर वाली सतह। सतह पर होने वाली विभिन्न परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है, पृष्ठ रसायन कहलाता है। तो आपके समझ में आ गया होगा, हम पृष्ठ रसायन में क्या पढ़ेंगे, किसी पदार्थ की ऊपरी सतह पर कौन सी घटनाएं हो रही हैं, अंदर वाली सतह पर कौन सी घटनाएं हो रही हैं, इनका अध्ययन ही पृष्ठ रसायन कहलाता है। तो आपकी घटनाएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो ऊपर होती हैं, एक अंदर होती हैं, लेकिन उन घटनाओं का नाम क्या होता है। तो जो आपकी घटनाएं, जैसा आपका ये ठोस है, ये क्या है आपका ठोस, तो ठोस की जो ऊपरी सतह पर घटनाएं हो रही हैं, इसी की ऊपरी सतह पर घटनाएं हो रही हैं, उसे हम कहते हैं अधिशोषण। अधिशोषण। तो घटनाएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो किसी पदार्थ की ऊपरी सतह पर घटनाएं होती हैं, एक उसके अंदर की ओर होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो ऊपरी सतह पर घटनाएं होती हैं उनको बोलते हैं हम अधिशोषण, और जो इसके भीतर यानी अंदर की ओर घटनाएं होती हैं उसे बोलते हैं हम अवशोषण। अब शोषण। तो घटनाएं दो प्रकार की होती हैं, एक किसी भी पदार्थ की, किसी भी वस्तु की ऊपरी सतह पर घटनाएं होती हैं, जो ऊपरी सतह पर होती हैं घटनाएं उन्हें अधिशोषण कहते हैं, और जो किसी पदार्थ के अंदर की ओर होती हैं, भीतर की ओर होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अवशोषण होते हैं। तो आप समझ गए, जो घटनाएं ऊपरी सतह पर होती हैं अधिशोषण कहलाती हैं, और जो घटनाएं भीतर तो होती हैं लेकिन उसके साथ ऊपर भी होती है, पूरे में होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अवशोषण। जैसे एक एग्जाम्पल लें, जैसे ये कोई हमारी कार है, ये हमारी क्या है कार, तो कार पर आकर के हो गई हमारी धूल जम गई, ये हमारी कार के ऊपर सतह पर जो कार है, कार ये हमारी कार है, तो कार का जो शीशा था उसके ऊपर आके धूल जम गई। तो अगर हम देखेंगे आके तो हमारे कार के बाहर वाले शीशे पे तो यानी ऊपरी पृष्ठ पे तो आपको धूल दिखेगी, कि अंदर वाले पे चलेगी, क्योंकि अंदर कार तो पूरी लॉक है, चारों तरफ से बंद है, तो हमें केवल सतह पर धूल दिखेगी। तो ये जो घटना है केवल पृष्ठ की ऊपरी सतह पर हुई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अधिशोषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अधिशोषण। तो जो घटना आपकी केवल ऊपरी सतह पर होती है उसे हम बोलते हैं अधिशोषण। अब लेकिन मैंने ले ली कॉटन, रुई ले ली, रुई, और रुई को मैंने पानी में भिगो दिया, किसमें भिगो दिया, पानी में, तो पानी रुई की ऊपरी सतह पर दिखेगा, रुई के संपूर्ण भाग में फैल जाएगा, यानी पूरी रुई गीली गीली हो जाएगी। तो वो जो घटना केवल ऊपरी सतह पर होती है वो क्या बोल रहती है आपकी अधिशोषण। और अवशोषण की होती है यानी अंतर पृष्ठ पर तो होती है लेकिन ऊपरी पृष्ठ को भी घेर लेती है, यानी पूरे वस्तु में, पूरे पदार्थ में पूरी तरह से जो घटना होती है उसको हम अवशोषण कहते हैं। तो जो घटना आपकी किसी भी पदार्थ में ऊपरी सतह पर हो, केवल ऊपरी सतह पर हो, उसे हम कहते हैं अधिशोषण। और जो घटना किसी भी पदार्थ में पूरी तरह से हो, यानी सब तरीके से पूरी जगह हो रही हो, उसे कहते हैं अवशोषण। जब कार पर धूल का जमना का क्या है, अधिशोषण, यानी ये घटना केवल ऊपरी सतह पर थी। जो कार पर धूल जमी थी और लगी थी वो ऊपरी सतह पर लगी थी, लेकिन जो रुई भीगी थी उसमें पानी पूरी जगह समा गया था, वो क्या होती है, अवशोषण। तो भीतरी घटना, जो ऊपर घटना होती है उसे अधिशोषण कहते हैं, और जो संपूर्ण भाग में होती है उसे हम क्या कहते हैं, अवशोषण। अब पढ़ते हैं, हम बात करते हैं अधिशोषण की, यानी अधिशोषण किसे कहते हैं, किसी ठोस या द्रव की सतह पर अणुओं, परमाणुओं या आयनिक स्पीशीज का संचित होना, संचित होना, इकट्ठा होना अधिशोषण कहलाता है। तो कोई आपका ठोस या द्रव पदार्थ है, कोई क्या है आपका ठोस है, तो ठोस या द्रव की सतह पर किसका, अणुओं का, परमाणुओं का। तो ये ठोस है, ठोस की सतह पर गैस के अणु आगे चिपक गए, किसके अणु आगे चिपक गए आपके, ये कोई ठोस है, इसकी सतह पर ये बाहर क्या चिपक गए आपके, गैस के अणु ये चिपक गए। तो गैस के अणु, परमाणु या आयनिक स्पीशीज का संचित यानी इकट्ठा होना क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। तो पहले हम बात करें अणु, अणु क्या होता है, जैसे हम चौक लेना है, चौक, तो चौक है, चौक, चौक का मैंने चूरा करा, छोटे छोटे इमेजिन कर लें, हाथ में तो है नहीं है मेरे, पार्टिकल है ये चौक के, तो ये इसके छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे टुकड़े धीरे धीरे नीचे गिर रहे हैं। तो जो आपकी चौक है इसके छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे टुकड़े नीचे ये चूरे की ट्यूब में गिर रहे हैं। तो मैंने एक छोटा सा कण हटाया, जो चौक का सबसे छोटा कण होगा उसे हम परमाणु बोलेंगे। तो किसी भी चीज का चूरा कर लें, छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लें, बांट लें, तोड़ लें, काट लें, उसका जो सबसे छोटा टुकड़ा होता है वो हमारा क्या होता है, परमाणु होता है। तो चौक का जो सबसे छोटा कण है उसे क्या बोलते हैं, परमाणु। अब दो चौक के कण आपस में मिल गए, एक चौक का कण और ये एक चौक का कण, जब ये दो कण आपस में मिल जाएंगे तो आपका बनेगा अणु। तो जब दो चौक के कण आपस में मिलते हैं तो मिलकर के बनते हैं अणु। अब आयनिक स्पीशीज, स्पीशीज माने होती है जाति, तो जो आयन होते हैं वो दो जाति के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका धनायन
और एक होता है आपका ऋण आयन, ऋण आयन। तो आपके जो आयन होते हैं दो जाति के होते हैं, आयनिक स्पीसीज, स्पीसीज माने जाति, यानी आयनिक जाति कोई सी भी हो, धन आयन हो या ऋण आयन हो। तो पहला क्या, अणु जुड़ जाए, अणु मतलब एक चौक का टुकड़ा जुड़े तो परमाणु जुड़ गया, और बहुत सारे चौक के कण आपस में मिलकर इसके ऊपर चिपक गए तो क्या हो गया आपका अणु। आयन, धन आयन, ऋण आयन, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागा उसने तो धन आयन बना, और इलेक्ट्रॉन गिरल के आए तो आपका ऋण आयन बना। कोई धन आयन या ऋण आयन जुड़ जाए, स्पीसीज माने जाति, यानी धन जाति का जुड़ जाए, ऋण जाति का होकर संचित यानी इकट्ठा हो जाए, ऐसा अधिशोषण कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे ये आपका कोई ठोस पदार्थ है, ठोस वस्तु है, इस पर गैस के अणु आकर बाहरी इसकी ऊपरी सतह पर चिपक गए। तो जो घटना ऊपरी सतह पर होती है, चिपक जाते हैं अणु, परमाणु, अणु कुछ भी चिपक जाएं, इकट्ठे हो जाएं, उसे हम क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। ये घटना केवल सतह पर होती है, यानी जो घटना होती है अधिशोषण केवल ऊपरी सतह पर होती है, किसकी, वस्तु की। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कार पर हमारी क्या चिपक गई थी, धूल के कण चिपक गई थी, ये हमारे धूल के कण चिपक गए हैं कार पर। तो कार पर जो धूल के कण चिपके हैं उसे हम क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं, क्योंकि जो धूल के कण होते हैं वो केवल सतह पर चिपकते हैं, ना कि उसके भीतरी भाग में चिपक जाते हैं। तो ये घटना केवल सतह पर होती है। वह पदार्थ जो सतह पर संचित होता है अधिशोष से, तो ये समझना अधिशोष से अधिशोषक किसे कहते हैं। जैसे इसको रेस करते हैं, यहां पर हमने ले ली कार, जो हमारी क्या है कार, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी कार है। अब जो कार है, कार पर के चिपके हैं धूल के कण चिपके हैं बाहर ऊपरी सतह पर, ये आपके क्या चिपके हैं, धूल के कण, 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 धूल के कण। तो ये हमारी कार पर जो धूल के कण चिपके हैं आके, धूल के कण चिपके हैं आके, तो जो वह पदार्थ जो सतह पर संचित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अधिशोष से कहते हैं। तो जो कार है, कार की सतह पर क्या हुए हैं, धूल के कण संचित हुए हैं, तो जो कार पर चिपके हैं धूल के कण उन्हें हम क्या कहते हैं, अधिशोष से कहते हैं, अधिशोष से कहते हैं। तो आपका जो कार पर चिपकता है उसे क्या कहते हैं, अधिशोष से, और जिस चीज पर चिपके हैं वो क्या कहलाता है, अधिशोषक। तो जो कार है वो क्या है आपकी, अधिशोषक, अधिशोषक। तो अधिशोष से किसे कहते हैं, यानी किसी वस्तु पर जो बाहर से चीज आकर चिपकती है वो अधिशोष से कहलाती है, और जिस चीज पर चिपकी है वो क्या कहलाता है, आपका अधिशोषक कहलाता है। जैसे हमारी कार है, कार पर बाहर से धूल के कण आए और आकर चिपक गए, जो धूल के कण आगे चिपके उन्हें हम बोलते हैं अधिशोष से। और जो हमारी कार पर, जो हमारी कार है जो अपने आप से चिपका रही है लोगों को, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अधिशोषक कहते हैं। तो जो धूल के कण होते हैं वो हमारे अधिशोष से कहलाते हैं, और जिस चीज पर चिपक रहे हैं वो अधिशोषक कहलाता है। तो यही तो जो हमारे धूल के कण हैं जो कार पर चिपके हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, अधिशोष से, और जिस चीज पर चिपके हुए हैं जो हमारी कार है जो चिपकाई हुई है वो क्या होती है, अधिशोषक। तो आपको अधिशोष से और अधिशोषक समझ गया। वह पदार्थ जो सतह पर संचित होते हैं या धूल के कण इकट्ठे हुए हैं वो अधिशोष से, तथा जिसके पृष्ठ पर संचित हुए हैं, तो किसके पृष्ठ पर संचित हुए हैं, कार के शीशे पर, कार पर, तो वो क्या होते हैं, आपके अधिशोषक होते हैं। जैसे N2O2, यानी कोई ठोस पदार्थ है उस पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस चिपक जाए, तो जो ठोस पदार्थ है वो क्या होगा, आपका अधिशोषक होगा, और जो धूल, जो आपकी गैस है नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस उस पर चिपकी है वो क्या होंगे, आपकी अधिशोष से। जैसे कार पर जमी धूल, जो आपकी कार है वो क्या होगी, आपकी अधिशोषक, और जिस पर जो धूल के कण चिपके हैं वो क्या होंगे, हमारे अधिशोष से होंगे। तो जिस चीज पर चिपकते हैं आकर बाहर से कोई भी चीज, धूल के कण या गैस है, वो आपके अधिशोष से होते हैं, और जो चिपकाते हैं अपने आप में अपने पास वो क्या कहलाते हैं, अधिशोषक कहलाते हैं। तो इस वीडियो में हमने अधिशोषण पढ़ा और इंट्रोडक्शन पढ़ा किसका, पृष्ठ रसायन का। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम बात करेंगे अवशोषण की, क्योंकि हमने अधिशोषण तो पढ़ लिया, यानी जो घटना किसी सतह पर होती है, बाहर होती है किसी पृष्ठ के, उसे क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं, लेकिन भीतरी वाली घटना को नहीं पढ़ा। तो मैंने आपको हिंट दी थी, अब इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम अवशोषण की। अभी बात करी थी हमने अधिशोषण की। अधिशोषण की होती थी आपकी पृष्ठ में होने वाली घटनाएं, और अवशोषण संपूर्ण भाग में होती थी। तो बात करते हैं अवशोषण की। किसी पदार्थ के अणु या परमाणु का किसी ठोस या द्रव में पूर्णतः प्रवेश हो जाना पदार्थ की सांद्रता को समान बनाए रखता है, यह क्रिया अवशोषण कहलाती है। तो अवशोषण क्या होती है, यानी जो सतह पे घटनी होती है किसी पदार्थ की होती है, संपूर्ण भाग में होती है, और क्या होती है, एक समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें हम, जैसे आपकी रुई है,
रुई को हमने भिगो दिया किसमें, पानी में। रुई को किसमें भिगो दिया हमने, पानी में भिगो दिया। तो रुई में जो पानी गया, तो ये नहीं है केवल पानी ऊपर ही हो, रुई के संपूर्ण भाग में होगा, यानी पानी केवल यहाँ नहीं होगा, पानी जो होगा इसके बीच में, यानी सभी भागों में समान होगा। ये नहीं होगा ऊपर पानी ज्यादा है अंदर कम है, सभी भागों में पानी की मात्रा की मिलेगी, समान मिलेगी। तो जो घटना अवशोषण जो घटना होती है किसी भी पदार्थ में होती है, किसी भी ठोस में होती है, उसके संपूर्ण भाग में एक समान होती है, ऊपर भी होती है अंदर भी होती है, वो कहलाती है अवशोषण कहलाती है। और अधिशोषण की कहलाती है जो केवल आपकी सतह पर हो। तो अब डेफिनेशन एक बार और पढ़ते हैं आपको समझाने के लिए। किसी पदार्थ के अणु या परमाणु का किसी ठोस या द्रव में, तो किसी पदार्थ के अणु या परमाणु का किसी ठोस या द्रव के पूर्णतः प्रवेश हो जाना, यानी ठोस या द्रव में जो होते हैं अणु परमाणु के होते हैं पूरी तरह समा जाते हैं, सही भागों में प्रवेश कर जाते हैं और संपूर्ण पदार्थ की सांद्रता को समान बनाए रखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपकी रुई थी, रुई में पानी प्रवेश कर गया, तो पानी जो प्रवेश करा वो संपूर्ण भागों में समान तरीके से प्रवेश कर गया। ये नहीं है ऊपर कम पानी हो नीचे ज्यादा हो, नीचे ज्यादा हो ऊपर कम हो, बीच में कम हो ऊपर ज्यादा हो, सभी भागों में जो पानी है उसकी मात्रा समान है। और जो क्रिया संपूर्ण भाग में समान रूप से होती है उसे हम अवशोषण कहते हैं। तो ये क्रिया अवशोषण कहलाती है। उदाहरण रुई को पानी में भिगोना, तो रुई को जो हमने पानी में भिगोया, ये हमने एक बर्तन ले लिया, इसमें भर दिया पानी, तो इसमें क्या भर दिया हमने, पानी। तो इसमें जो हमने पानी भरा और इसमें डाल दी रुई, तो इस बर्तन में हमने भिगो दिया पानी और पानी में क्या डाल दी, रुई। तो रुई जो हमारी भीगी पानी में, तो जो रुई भीगी पानी में, तो पानी जो था रुई में सही भागों में समान तरीके से समा गया। तो ये क्या क्रिया हो गई आपकी, अवशोषण हो गई। लेकिन केवल सतह पर होती तो क्या कहती, अधिशोषण होती, जिसकी बात करी थी अभी हमने। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है चौक को पानी में भिगोना। तो चौक पर क्या डाल दिया हमने, चौक को पानी में डाला। तो जब हमने चौक को पानी में डाला और फिर चौक को तोड़ कर देखा, जब हमने चौक को तोड़ कर देखा तो चौक के जो पानी होता है सभी भागों में समान जाता है। ये नहीं होता ऊपर जैसे जो चौक है आपकी, ये क्या है चौक, चौक को हमने पानी में भिगो दिया, तो चौक को अच्छा सा बना ले हम, तो ये आपकी चौक है, क्या है चौक। तो जब हमने इसके ऊपर पानी डाला, तो ये पानी डाला इसके ऊपर पानी, तो पानी नहीं होता केवल इसकी सतह पर हो, जो पानी होता है वो उसके संपूर्ण भाग में चले जाता है। यानी जैसे ये ऊपर से गीली दिखती है, जब इसको तोड़ के देखेंगे तो अंदर से गीली दिखेगी, तो संपूर्ण भाग में क्रिया हो गई। जो संपूर्ण भाग में क्रिया हो जाएगी वो क्या होगी, अवशोषण। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे क्या है आपकी, ये चौक है, ये क्या है आपकी चौक। अब चौक के ऊपर हमने क्या लगा दी, स्याही, पेन वाली स्याही लगा दी। तो पेन वाली जो स्याही अगर लगाएंगे तो केवल इसकी ऊपरी सतह पर दिखेगी आपको, ना कि इसके भीतरी भाग में। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, अवशोषण हो जाएगी, अब शोषण। तो मेरा समझाने का मकसद ये है, जो क्रिया किसी पदार्थ के संपूर्ण भाग में होती है, संपूर्ण भाग में देखने को मिलती है, वो होती है आपकी अवशोषण। और जो केवल सतह पर होती है वो क्या होती है, अधिशोषण। तो दो एग्जाम्पल होता है, जैसे आपसे किसी ने बोले चौक को पानी में डाला, तो आप ये ध्यान दें, चौक को जब हमने पानी में डाला तो पानी क्या होता है, चौक के सही भागों में चले जाता है, सही भागों में चले जाएगा, तो वो क्रिया क्या होगी, अवशोषण। अब चौक पर हमने स्याही लगा दी, तो जो स्याही लगाएंगे वो स्याही सभी भागों में नहीं जाएगी, केवल ऊपरी सतह को आपको देखने को मिलेगी, तो वो क्या होगी, अवशोषण। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे करके देख सकते हैं। चौक को पानी में भिगोना, जब आप तोड़ कर देखेंगे तो पानी सही भागों में आपको देखने को मिलेगा, तो वो क्या क्रिया हो गई आपकी, अवशोषण हो गई। और जब इस पर स्याही लगा देंगे तो स्याही अंदर नहीं जाएगी, केवल ऊपरी सतह पर देखने को मिलेगी। तोड़ेंगे तो ऊपर, जब चौक को तोड़ेंगे तो अंदर वाइट वाइट, ऊपर ही केवल नीला रंग होगा। और लेकिन जो पानी डालेंगे हम चौक पर, तो जैसे ही ऊपर उसका जो सफेद कलर होगा हल्की सी मटेली सी हो जाएगी, तो अंदर भी मटेली सी दिखेगी और उसमें नमी आपको देखने को मिलेगी। तो आप ये समझ जाएंगे कि पानी सभी भाग में चौक में समा गया, सही भागों में पहुंच गया, लेकिन जो स्याही थी वो सही भागों में पहुंची नहीं। तो जो हमने अधिशोषण और अवशोषण के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे अधिशोषण और अवशोषण में अंतर। इसके लिए अंतर समझने के लिए आपको दो चीजें बहुत अच्छी तरह याद रखना है। पहली चीज ये, जो हमारा अधिशोषण होता है वो केवल पृष्ठ पर होता है। जैसे चौक पर हमने स्याही लगाई, वो क्या, अधिशोषण। कार पर जो धूल आई चिपक गई, ऊपरी भाग पर चिपकी, ना कि अंदर चले गई, वो भी क्या है, अधिशोषण। और अवशोषण,
यानी रुई को पर पानी डाला तो सही भागों में चले गया, चौक पर पानी डाला अपशोषण। इन दोनों एग्जाम्पलों को याद रखना है जिससे आपको अधिशोषण और अपशोषण में अंतर अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर इसमें दोनों में हम अंतर करते हैं। अब बात करते हैं हम अधिशोषण और अपशोषण में अंतर की। अधिशोषण और अपशोषण में अंतर पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा था अधिशोषण और अपशोषण, अब इनमें अंतर पढ़ेंगे हम दोनों में। तो अधिशोषण ये एक पृष्ठीय परिघटना है, तो आपको पता है जो अधिशोषण घटना होती है वो केवल पृष्ठ पर होती है। जैसे एक और एग्जांपल ले रहे हैं फिर हम अपना वही, जैसे ये हमारी क्या है कार, और कार पर क्या जमी है आपकी धूल, तो ये कार पर हमारे जमे हैं धूल के कण, ये क्या है हमारे धूल के कण। तो जो घटना आपकी केवल पृष्ठ की सतह पर होती है वो क्या कहलाती है आपकी अधिशोषण कहलाती है। और मैंने बताया था जो आपकी कार पर चिपकते हैं, जो बाहर से आकर धूल के कण चिपकते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके अधिशोष से। तो कार पर जो आकर बाहर से चिपकते हैं धूल के कण या कोई दूसरा पदार्थ वो अधिशोष से कहलाते हैं, और जिस चीज पर चिपकते हैं वो अधिशोषक कहलाता है। तो कार क्या है आपकी अधिशोषक। अधिशोषक ये एक पृष्ठीय परिघटना है जो केवल अधिशोषक की सतह पर होती है। तो अधिशोषक कार है और अधिशोष से क्या है धूल के कण, यानी धूल के कण जो होते हैं केवल कार की सतह पर चिपकते हैं, ना कि कार के अंदर घुस जाते हैं, कार के अंदर धूल फैला देते हैं। केवल कार के शीशे पर धूल देखने को मिलती है, ना कि कार के अंदर। बाहर से शीशा साफ, अंदर का अपना भी साफ रहता है क्योंकि अंदर धूल के कण प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो ये एक पृष्ठीय परिघटना है जो केवल अधिशोषक की सतह पर होती है। अधिशोषक मतलब कार, जिस चीज पर चिपकते हैं उसे अधिशोषक कहते हैं। अधिशोषण की दर प्रारंभ में तीव्र होती है तथा फिर धीरे धीरे घट जाती है। जब कोई चीज आपकी साफ सुथरी होती है तो वो पहले गंदी तेजी से होती है, पर गंदी जब कोई चीज हो जाती है तो गंदी वो लगती नहीं है, फिर धीरे धीरे उसके ऊपर गंदगी फैलती है। जिस तरीके से ये आपकी कार है, कार के ऊपर कार बिल्कुल साफ थी, हमारी क्या थी कार का जो शीशा था बिल्कुल क्लीन था, एकदम साफ था। तो धूल के कण पहले उस कार जो साफ सुथरी कार है हमारी उस पर आके तेजी से चिपकेंगे। जैसे एक कार ये हमारी एकदम साफ सुथरा शीशा है हमारी कार का, हमने लाके खड़ी, और एक कार आपकी 2 दिन पहले से खड़ी है ये वाली कार। तो इस कार पे क्या है धूल के कण आपके पहले से चिपके हैं 1 दिन 2 दिन के, और ये कार मैंने अभी लाके खड़ी है, इस पर धूल के कण चिपके नहीं है। तो अगर इसकी और इसकी कंपेयरिंग करें तो इस पर यानी 1 घंटा इस कार को खड़ा हुआ है, कितना हुआ 1 घंटा, अभी लाके मैंने इस कार को खड़ा करा, इस पर 1 घंटा गुजर गया, और 1 घंटे इसके बगल में खड़ी हुई है। अगर इन दोनों में कंपेयरिंग करे जाए तो 1 घंटे में इस पर धूल के कण ज्यादा चिपक जाएंगे, लेकिन जो 2 दिन बाद 2 दिन से जो कार खड़ी है इस पर धूल के कण कम चिपकेंगे, क्योंकि प्रारंभ में शीशा साफ था, साफ जगह पर धूल के कण जल्दी तेजी से चिपकते हैं, और जिस पर पहले से ही चिपके हुए हैं इस पर कम मात्रा में चिपकेंगे। तो एक बार और आप मेरी बात समझ लीजिए, यानी जो धूल के कण होते हैं पहली बार जो होते हैं सतह पर तेजी से चिपकते हैं, इसकी दर तेजी से होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में चिपक जाते हैं। फिर जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं धूल के कण कम चिपकना चिपकते तो हैं, लेकिन जो पहली बार चिपके थे साफ सुथरे पे उसके अपेक्षा कम चिपकते हैं। जिस तरीके से चुम्बक होती है, चुम्बक पे पहला सिक्का एकदम स्ट्रॉन्ग आकर्षण के साथ चिपक जाता है, दूसरा उससे कम और तीसरे में बहुत कम आकर्षण रहता है। इसी तरीके से जो शीशा होता है पहली बार जो धूल के कणों को चिपका अपनी ओर आकर्षित करता है, ज्यादा मात्रा में करता है, फिर जो होता है शीशा धूल के कणों से बिल्कुल ढक जाता है, फिर धूल के कण जो होते हैं वो शीशे पर कम आकर्षण होते हैं। यानी जो पहली बार जो शीशा था धूल का उसका आपकी कार का, उस पर धूल के कण ज्यादा मात्रा में चिपकेंगे और दूसरी मात्रा में क्या होंगे कम चिपकेंगे। यही आपका पॉइंट लिखा है। अधिशोषण की दर प्रारंभ में तीव्र होती है, यानी जब आपको साफ सुथरी कार होगी उस पर धूल के कण तेजी से चिपक जाएंगे, 2-3 दिन गुजर जाएंगे तो उस पर धूल के कण की मात्रा की हो जाएगी कम होगी। पहली बार में ज्यादा चिपकते हैं, उसके बाद धूल के कणों की जो चिपकने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि जब शीशा साफ होता है उस पर तेजी से चिपकते हैं, फिर धूल के कण के ऊपर धूल के कण कम मात्रा में चिपकते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है अधिशोषण की दर प्रारंभ में तीव्र होती है, बाद में धीरे घट जाती है। मैंने आपको समझा दिया है, यानी जैसे हमारी कार 2 दिन पहले खड़ी है तो और 1 घंटे पे
इस वाली कार को खड़ा हुआ है तो इस पर ज्यादा मात्रा में चिपक जाएंगे, बल्कि इसकी अपेक्षा, यानी इसके 2 दिन के वो तो ज्यादा है, लेकिन 1 घंटे में जो देखे इनमें डिफरेंस देखे तो इस पर ज्यादा चिपकेंगे, इस पर कम, क्योंकि इस पर साफ शीशा था, इस पर धूल के कण के ऊपर ही धूल के कण चिपक रहे हैं, और धूल के कणों के ऊपर ही धूल के कण जो चिपकते हैं वो कम मात्रा में चिपकते हैं और साफ शीशे में ज्यादा चिपकते हैं। दूसरा पॉइंट, संपूर्ण प्रक्रिया में अवशोषण की दर समान रहती है। तो इसमें क्या होता है, पहले दर पर यानी पहली मात्रा में पहली जब शुरुआत होती है अधिशोषण की तो तेजी से होता है, फिर घट जाती है, लेकिन जो अवशोषण की क्रिया होती है इसमें प्रक्रिया में अवशोषण की दर समान रहती है। यानी पहली दफे हमने रुई को पानी के अंदर भिगोया, पहली दफे हमने रुई को किसके अंदर भिगोया, पानी के अंदर भिगोया, तो पहली दफे में ही पानी रुई के सभी भागों में चला जाएगा और बाद में भी वही सही भागों में पानी देखने को मिलेगा। ये नहीं होगा कि पहले पानी ज्यादा था उसके बाद क्या हो जाए, कम हो जाए, और दूसरी बार भी हम पानी रुई को भिगोएं तो भी पानी उतना ही जाएगा। तो जो अवशोषण होता है इसमें सभी दरें समान रहती हैं, लेकिन जो अधिशोषण होता है इसमें प्रारंभ में तेज होती है, उसके बाद घट जाती है। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लें, सोडियम क्लोराइड को पानी में डाल दिया, सोडियम क्लोराइड, तो यहां पर क्या है, निर्जल, निर्जल सोडियम क्लोराइड, निर्जल का मतलब क्या है, जल में भीगा हुआ। तो सोडियम क्लोराइड को जब हमने पानी में डाला तो पानी जो सोडियम क्लोराइड है पानी में सभी भागों में घुल गया और सभी भागों में क्या मिल गया। तो ये क्या, और दोबारा भी डाला तो भी उसी तरीके से घुलेगा, यानी सभी भागों में सांद्रण की मात्रा क्या होगी, समान रहेगी। यानी नमक को जब पानी को हम नमक में घोलेंगे या नमक को पानी में घोलेंगे तो हम टेस्ट करके देंगे ऊपर से नीचे से, किधर से भी टेस्ट कर लेना, नमक का सही भागों में क्या होगी, टेस्ट समान होगा। यानी ऊपर फीका है पानी, नीचे नमक नमकीन लग रहा है, सही भागों में उसका जो घुला हुई की मात्रा होगी वो सभी भागों में समान देखने को मिलेगी। तो जो अवशोषण होता है सभी भागों में आपका समान होता है और अधिशोषण प्रारंभ में तीव्र होता है, उसके बाद धीरा हो जाता है। तीसरा पॉइंट है ये उत्क्रमणीय प्रक्रिया में, तो आपका जो ये अभिक्रिया है जो अधिशोषण की उत्क्रमणीय होती है और ये वाली जो होती है अवशोषण की ये अनुत्क्रमणीय होती है। तो उत्क्रमणीय का साइन आपका ये होता है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वो होती हैं जो आपकी दोनों दिशाओं में हो जाती हैं, यानी इधर से आपका, यानी इधर अभिकारक है, उत्पाद में चेंज हो रहा है। चौथा चैप्टर पढ़ा उसमें हमने अभिकारक और उत्पाद का पूरा जाना था, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं। अभिकारक एरो के इधर लेके जाते थे और उत्पाद इधर लेके जाते थे। तो जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती है दोनों दिशाओं में हो जाती है, यानी अभिकारक से उत्पाद बना देती हैं और उत्पाद से अभिकारक बना देती हैं। इनका साइन क्या होता है, ये रिवर्सिबल बोलते हैं इसको, यानी जो अभिक्रियाएं आपकी दोनों दिशाओं में हो जाती हैं उत्क्रमणीय होती हैं। अनुत्क्रमणीय जो होती हैं वो केवल एरो, एक सिंगल सिंबल दिखता है आपको एरो का, यानी इधर अभिकारक होंगे तो इधर से इधर चले जाएंगे, फिर लौट के इधर से इधर वापस नहीं आ पाएंगे। तो जो अभिक्रियाएं आपकी एक ही दिशा में होती हैं उन्हें अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, और जो आपकी दोनों दिशाओं में होती है इधर से इधर वो क्या कहलाती है, उत्क्रमणीय। जैसे अब अधिशोषण में उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती कैसे है ये समझे आप। जैसे मेरी कार पर धूल के कण जमे तो ये अभिक्रिया हो गई, शीशे पर धूल के कण आके चिपक गए, मैंने हाथ मार दिया ऐसे करके, किस पे, कार के शीशे पे, तो धूल के कण उड़ गए। ये मैंने कपड़े से साफ कर दिया तो क्या हो गए, धूल के कण साफ हो गए और हमारा जो शीशा है वो साफ हो गया। अब थोड़ी देर बाद 1 घंटा गुजरा फिर धूल के कण आगे चिपक गए, तो दोनों दिशाओं में हो गई, यानी धूल के कण कार पर चिपके तो ये अभिक्रिया हो गई। अब मेरा शीशा साफ करना है पहले की तरह, तो मैंने हाथ मार दिया या फिर कपड़े से साफ कर दिया तो धूल के कण हट गए। तो उत्क्रमणीय जो अभिक्रिया होती है ये दोनों दिशाओं में होती हैं, यानी हमारा शीशा पहले गंदा हो गया फिर हमने उसको साफ कर दिया, तो ये क्या हो गई आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गई। अब अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी सोडियम क्लोराइड को जब मैंने पानी में घोल दिया, नमक को पानी में घोल दिया, तो मैं पानी में से नमक को वापस नहीं ला सकता हूं। ये अभिक्रिया हो गई तो हो गई, अब नमक वापस नहीं आ सकता पानी में से। इसी तरह जब मेरी कार पे धूल जम गई तो उसको मैं वापस ला सकता हूं, यानी शीशे को साफ कर सकता हूं। तो जो अभिक्रिया आपकी दोनों दिशाओं में हो जाती हैं उत्क्रमणीय कहलाती हैं। शीशा साफ से गंदा हो जाता है और गंदे से साफ हो जाता है। लेकिन जो अवशोषण होता है इसमें जो होती है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है, यानी अभिक्रिया एक ही दिशा में होती है। जब मैं नमक को पानी में घोल देता हूं तो वो घुल जाता है, पूरी तरह मिल जाता है, उसके बाद वापस नहीं आता है, वो हमारा अवशोषण होता है। तो आपको उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय दोनों समझ में आ गया होगा। ये दाब पर निर्भर करता है, यानी अधिशोषण जो है हम दाब लगाकर
कम कर सकते हैं, हटा सकते हैं। लेकिन अवशोषण दाब पर निर्भर नहीं करता। जैसे ये दाब पर निर्भर कैसे करता है, जैसे कार पर आपकी धूल जमी हुई है, तो मैंने ऐसा करके दाब लगा दिया, दाब माने ढक्का, तो ढक्का लगाया तो धूल उड़ गई, तो ये दाब पर निर्भर करता है। लेकिन सोडियम क्लोराइड जो है पानी में घुल गया है, तो मैं कितना हाथ मार लूं, कितना दाब लगा लूं, लेकिन उसमें से अलग नहीं होगा। तो इसलिए जो अधिशोषण होता है ये दाब पर निर्भर करता है। यानी अधिशोषण को दाब लगाकर रोका जा सकता है, यानी दाब लगाकर धूल के कणों को उड़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। लेकिन अवशोषण में जब मेरा नमक में पानी को नमक में घोल दिया, तो मैं चाहे कितना हाथ लगा लूं, चाहे कितना हाथ उसके अंदर हिला लूं, तो नमक निकलने नहीं वाला, उसमें मिल गया तो मिल गया। तो अधिशोषण जो होता है उसे दाब लगाकर रोका जा सकता है, यानी धूल के कण को उड़ाया जा सकता है। लेकिन दाब लगाकर हम नमक को पानी में से नहीं निकाल सकते, इसलिए हम कहते हैं ये दाब पर निर्भर करता है। और ये दाब पर निर्भर नहीं करता, यहाँ ढक्का लगाने पर धूल के कण उड़ जाते हैं, यहाँ ढक्का लगाने पर नमक वापस नहीं आता। लास्ट पॉइंट, ये आपके चारों पॉइंट हो गए। अब उदाहरण क्या है, कार पर धूल का जमना, तो आपको समझ गए होंगे। और इसको उदाहरण क्या है, रुई को पानी में भिगोना या निर्जल सोडियम क्लोराइड, तो रुई में पानी में भीग गई तो सही भागों में क्या हो गया, पानी पहुंच गया। और नमक को जब पानी में घुल दिया तो सही भागों में नमक घुल गया पानी के। ये थोड़ी नहीं है, आपको ऊपर आपका टेस्ट अलग हो और नीचे क्या हो, टेस्ट अलग हो। तो आपके ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा पृष्ठ रसायन चैप्टर का, अधिशोषण और अवशोषण की बात करी और अधिशोषण अवशोषण में अंतर सीखा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अवशोषण के प्रकार पर बात करेंगे, यानी अवशोषण कितने प्रकार का होता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अवशोषण के प्रकार की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।